हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करेंगे 7 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें आज हम एनालिसिस में देखेंगे बता दूं। पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट भी करेंगे। फिर हम देखेंगे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। देन हम आएंगे ऐसे न्यूज़ में जो द हिंदू में नहीं थे लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर्स में और दूसरे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है यूपीएससी के लिए उसमें थे। फिर हम पूरे हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसमें एडिटोरियल्स और वो इंक्लूडेड रहेगा। तो बी विद अस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है। वीडियो पसंद आता है आप लोग को तो उसको लाइक किया करिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट रीहैब। Project Rehab is sometimes seen in news is associated with। Rehab प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज ऑटो डिटेक्शन ऑफ द आर्म्ड ड्रोन्स, सेकंड इज क्रिएशन ऑफ बी फेंसेस, थर्ड इज वेब 3.0 इंटरफेस रीअसेंबलिंग, या फोर्थ इज स्कैनिंग ऑफ द डिफॉरेस्टेड एरियाज। रीहैब प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 2 इज चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अभी रिसेंटली एक चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर डिस्कवर किया गया था, ये मैंने आपको बताया भी था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। अगर आप बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड। किस स्पीशीज से रिलेटेड है? फर्स्ट इज बर्ड, सेकंड इज बटरफ्लाई, थर्ड इज स्पाइडर, फोर्थ इज लिजर्ड, एंड थर्ड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पाइकाज। अब पाइका रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है दे रेंडर्ड मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न फॉर हेरिडिटरी निष्कर जागीर्स एंड टाइटल्स। सेकंड इज ड्यूरिंग द पाइका रिबेलियन सेवरल कोंड रोज अप टू द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना। ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do attempt the question. आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, एटलीस्ट जो लोग सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के, वो अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए और देखिए। अगर नहीं अटेम्प्ट करें तो आप लिखिए कि नॉट अटेम्प्टेड, तीनों नॉट अटेम्प्टेड, है ना। तो ये आपको मेक श्योर होगा कि आप उसी तरीके से अप्रोच करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन को भी। तो आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल जो मैंने पूछा था रीहैब प्रोजेक्ट, वो एसोसिएटेड है फॉर क्रिएशन ऑफ बी फेंसेस। याद रखिएगा, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बी फेंसेस को क्रिएट करना है। सेकंड बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर किससे रिलेटेड है? तो ये स्पीशीज है बटरफ्लाई की। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था सोनम वांगचुक जो बटरफ्लाइज की फोटो लेते थे, उनको जोग्राफिटस जोंगुएंसिस नाम की एक बटरफ्लाई डिस्कवर की थी, येलो कलर की थी, एंड दैट इज द चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। तो आप याद रख सकते हैं। पाइकास के रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं जो लिखे हुए हैं, क्योंकि जो पाइकास थे, पाइक्स वर द मार्शल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न फॉर द हेरिडिटरी निष्कर। निष्कर यानी कि विदाउट एनी टैक्सेस। कर यानी टैक्स होता है ना, तो विदाउट एनी टैक्स, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन दैट। तो बिना टैक्स के उनको जागीर और टाइटल्स मिलते थे, एंड वही इसी कारण से वो मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न टू दैट वो देते थे। सेकंड ये है कि जो बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, है ना, तो इन्होंने जब पैका रिवेलियन में किया तो दिस वाज अ कोंड अपराइजिंग ओनली, कोंड अपराइजिंग थी ये। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बोथ आर करेक्ट, कोई इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर इसका नन ऑफ दिया हो जाएगा। इनकरेक्ट कोई नहीं है ना, क्योंकि दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे में। अब मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी लिख सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां से आंसर राइटिंग के टेलीग्राम ग्रुप में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली वहां लिख सकते हैं अगर आपको पेपर पेन मोड में लिखना है। अगर आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे यूट्यूब में हमको पॉइंट्स दे सकते हैं, कमेंट में पॉइंट्स दे सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग जो बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा लिख लें। तो क्वेश्चन है हाउ टू रिड्यूस मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन एंड अनीमिया इन मदर्स। तो आपको बताना है कि बच्चों में मैल न्यूट्रिशन और अनीमिया जो मदर्स को होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि माओ को अनीमिक हो जाती है मदर्स, स्पेशली द प्रेग्नेंट वुमेन। तो आपको बताना है कि किस तरीके से अपन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिस्कस दैट थिंग, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो न्यूज़ है वो है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ने एक प्रपोजल दिया है कि
नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई जाए। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई जाए। और वो क्यों बनाई जाए? ताकि जो जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जुडिशरी की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले हम देखें कि जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जुडिशियल ऑफिसर्स की कंट्री में वो 24,280 है। द जुडिशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रपोजल है तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, इसको याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई जाए जो कि जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेट को सही करे। तो सबसे पहले हम स्टेट जान लेते हैं। स्टेट ये है कि 24,280 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जुडिशियल ऑफिसर्स की, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी जो है वो केवल 20,143 की ही है, ठीक है ना। 20,143 की है, ठीक है ना। अगली चीज जो है 26% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट हैव सेपरेट लेडीज टॉयलेट एंड 16% डू नॉट हैव जेंट्स टॉयलेट। तो 26% अभी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहां पे सेपरेट लेडीज टॉयलेट नहीं है एंड 16% ऐसे हैं जहां पे सेपरेट जेंट्स टॉयलेट नहीं है। Thirdly, only 32% of the courtroom have separate record rooms and only 51% of the court complexes have a library. तो केवल 32% कोर्ट रूम्स ऐसे हैं जहाँ पे सेपरेट रिकॉर्ड रूम है, जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है, और केवल 51% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पे लाइब्रेरी है। Only 5% of the complexes have basic medical facilities and only 51% have library. सिंपल सी बात वही है, केवल 5% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है। ओनली 5% हैज मेडिकल फैसिलिटीज एंड ओनली 27% ऑफ द कोर्ट रूम्स हैव अ कंप्यूटर प्लेस्ड ऑन द जजेस डायस विद अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। केवल 27% कोर्ट रूम्स ऐसे हैं जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर जो है वो जज के डायस के सामने रहता है, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। अगर आप देखें तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है जिनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द चीफ जस्टिस हैज प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखेगा। एंड पर्पस इसका रहेगा कि इट विल टेक द कंट्रोल ऑफ बजटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है कंट्री के, वहां पे बजटिंग का जो काम रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड और डेवलपमेंट का जो काम रहेगा, वो सारा यही बॉडी देखेगी। एंड ये जो बॉडी रहेगी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NJIAI, इट कैन एक्ट एज अ सेंट्रल एजेंसी, एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगी। एंड हर स्टेट की उसकी खुद की स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी दी जाएगी। जो प्रपोजल है वो कुछ इस तरीके का है कि ये जो बॉडी रहेगी, ये नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रहेगी, ये एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करेगी, और जो बाकी के आपकी बॉडीज, मतलब ये सेंट्रल बॉडी रहेगी और बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके पास भी उनकी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी रहेगी जो कि वहां पे स्टेट में काम करेगी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये प्रपोजल है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज इसमें रहेगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया देखो, हम ये सारी चीजें तो करेंगे, लेकिन ये जो बॉडी रहेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर नहीं रहेगी, ये इट विल बी प्लेस्ड अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्लेस करो, ना कि आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर प्लेस करो। तो ये एक सजेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस सजेशन, आप समझ में आ गया होगा। दूसरी जो न्यूज है वो है एक्वारिन। अब ये एक्वारिन एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो रिमेंबर दैट दिस एक्वारिन एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर, एक्वारिन एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, इसको याद रखिएगा। एंड दूसरी चीज की एक्वारिन एक्सरसाइज है, इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स सिंस 2009। 2009 से एक्सरसाइज ऑलरेडी हो रही है ना। तो ऐसा नहीं कि नई एक्सरसाइज है, इट इज बीइंग डन बिटवीन इंडिया एंड इंडिया एंड मालदीव्स सिंस 2009। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ है प्रोजेक्ट रीहैब। अब चूंकि आज की न्यूज़पेपर में, मतलब चूंकि आज मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट रीहैब बेसिकली एक सब मिशन है केवीआईसी के नेशनल हनी मिशन का। याद रखिएगा, नेशनल हनी मिशन के अंतर्गत एक सब मिशन है प्रोजेक्ट रीहैब, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बी फेंसेस बनाए जाएंगे। बी फेंसेस आर क्रिएटेड बाय सेटिंग अप बी बॉक्सेस इन द पैसेज वेज ऑफ एलिफेंट्स टू ब्लॉक देयर एंट्रेंस
टू द ह्यूमन टेरिटरीज। तो ह्यूमन टेरिटरीज में एलिफेंट्स ना इंटर करें और जो मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कम से कम रहे, इस कारण से बी फेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं और बी बॉक्सेस बनाए जाएंगे पैसेज वेज में, ताकि एलिफेंट्स जो है वो ना आए। एक्चुअली जो बजिंग साउंड है ना, बजिंग साउंड से एलिफेंट्स फिर दूर रहते हैं, है ना। एलिफेंट्स डू नॉट अटेम्प्ट टू क्रॉस दैट थिंग बिकॉज ऑफ द बजिंग साउंड ऑफ द बीज। तो इस कारण से उनको इसी मेथडोलॉजी से थोड़ा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर रखेगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर रखेगा ये चीज़। और जो एलिफेंट्स है उनको कहना चाहिए कि यहाँ से भी रेलवे ट्रैक से भी दूर रखेगा ये सारी चीज़। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, क्योंकि जो बजिंग साउंड है बीज का वो अनॉय करता है एलिफेंट्स को एंड दे रिटर्न टू देयर ओन पाथ। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, है ना। एडिटोरियल भी है और न्यूज भी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाईली इन्वेजिव स्नेल स्पॉटेड इन केरला। अब यहाँ पे एक बहुत ही इन्वेजिव स्नेल की वैरायटी जो है वो केरला में पाई गई है। इसका जो नाम है वो है फाइसेला एक्यूटा, रिमेंबर द नेम, ये आप इसको लिख लो, फाइसेला एक्यूटा। नाउ दिस इज द वैरायटी ऑफ अ स्नेल। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये किसकी वैरायटी, क्योंकि यूपीएससी देखो आजकल तो कुछ भी चिपका रहा है यूपीएससी। तो फाइसेला एक्यूटा एक्चुअली इट्स अ वैरायटी ऑफ स्नेल जो कि हाईली इन्वेजिव वैरायटी है और ये आपका एडापल्ली कैनाल जो कि कोची में है, एडापल्ली कैनाल वहां पे मिली है। इट्स अ गोल्डन येलो शेल, इसकी जो शेल है वो फेल्यूसिड गोल्डन येलो कलर की है। ओके, फेल्यूसिड गोल्डन येलो शेल है, इसीलिए इसका एक्वेरियम से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक्वेरियम ट्रेड में ही एक्चुअली ये इन्वेजिव वैरायटी आई है। रिसर्चर्स ने बताया बाद में कि ये जो वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेजिव है और फाइसेला एक्यूटा इज़ हाईली इन्वेजिव। क्यों एक ये खतरे वाली भी है, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ वेरी इट प्लेज एज द होस्ट टू वेराइटी ऑफ फूड बॉर्न डिसीज कैरिंग योर, कहना चाहिए कि उनके होस्ट टू वर्म्स दैट कैन कॉज फूड बॉर्न डिसीजेज। तो इट प्लेज होस्ट टू द वर्म्स दैट कैन कॉज फूड बॉर्न डिसीजेज एंड स्किन इचेस इन द ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में स्किन इच को क्रिएट करता है और होस्ट टू मेनी वर्म्स दैट कैन कॉज फूड बॉर्न डिसीज, ये भी है फाइसेला एक्यूटा, आप याद रख सकते हैं। इट्स रैपिड ग्रोथ रेट, एयर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी एंड टॉलरेंस टू पोल्यूशन मेक्स दिस फाइसेला एक्यूटा अ वेरी पोटेंशियल कॉम्पिटिटर टू नेटिव फौना। तो ये जो है ये इसका रैपिड ग्रोथ रेट होता है, एयर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड टॉलरेंस टू पोल्यूशन से बहुत टॉलरेंट रहता है, इसलिए इट इज़ अ वेरी पोटेंशियल कॉम्पिटिटर फॉर नेटिव फौना। नेटिव फौना के लिए बहुत बड़ा ये कॉम्पिटिटर की तरह काम करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। एंड इंडिया में पहली बार ये 1990s में रिपोर्ट हुआ था। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया इन 1990s। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि लोग यूपीएससी आपको दे दे कि पहली बार अभी डिस्कवर हुआ है तो आपको लगे कि हाँ यार अभी पहली बार हुआ है। नहीं, पहली बार इंडिया में ये 1990s में ही डिस्कवर हो गया था, फाइसेला एक्यूटा। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। अगला जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। न्यूज़ अभी और बची हुई है बाकी, लेकिन पहले एडिटोरियल है लाइन में तो हम देख लेते हैं। अ डॉकेट फुल ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब यहाँ पर जो है गौतम भाटिया द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं गौतम भाटिया, और इनके हिसाब से 2-3 इशूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो कि अभी भी अनरिजॉल्व है एंड इनके अकॉर्डिंग जो है जुडिशरी जो है वो इन केसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। तो ये कौन कौन से केसेस हैं आप लोग भी देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं नोट्स में पॉइंट बना करके, है ना। कुछ मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैटर्स अवॉइड करिएगा। जैसे सबसे पहले इन्होंने मैटर उठाया कश्मीर का, ठीक है ना। कश्मीर मैटर को इन्होंने उठाया कि कश्मीर को जो यूटी में कन्वर्ट किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूटी में कन्वर्ट किया गया, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन रेज किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेदर द पार्लियामेंट इज हैविंग द अथॉरिटी टू कन्वर्ट अ स्टेट टू यूटी। एक्चुअली इन्होंने इसको डिग्रेडेशन कहा है, डिग्रेडेशन ऑफ अ स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो गौतम भाटिया सेइंग दैट कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दे, और अगर ये अथॉरिटी उसके पास है, अगर ये अथॉरिटी उसके पास है तो ऑथर ने कहा है कि कल को तो पूरे देश की स्टेट्स को ही यूटी में कन्वर्ट कर सकता है जो सेंटर है। तो फिर ये पावर कहाँ तक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन दैट द ऑथर आस्क्स। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है, दिस इज मतलब कि अभी जो ये टेंडेंसी है यहाँ पर ऑथर ने कहा कि आर्टिकल 356 लगा हुआ था। आर्टिकल 356 के अंतर्गत
करेगा तो वहां पे ऑलरेडी प्रेसिडेंट रूल था। तो क्या प्रेसिडेंट रूल था और जब वहां पे कोई वहां पे गवर्नमेंट नहीं थी, तो ऐसे में क्या सेंट्रल जो है अपनी पावर्स यूज करके ऐसे स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकता है? मतलब कि ऐसे टाइम पे जब वहां पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो पावर में, है ना। दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे और ऑथर ने कहा कि इन 2 क्वेश्चंस के जवाब जो है वो जुडिशरी को देने चाहिए थे, बट जुडिशरी हैज नॉट टेकन अप दिस केस एंड दैट इज द थिंग। दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली है, दूसरा जो केस उठाया वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। ऑथर के अकॉर्डिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वहां पे काफी ज्यादा एनोनिमस फंडिंग चल रही है और इसमें जो पार्टी इन पावर है, यानी कि जो सेंट्रल पार्टी है, वो पूरे के पूरे कहना चाहिए कि इसके बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज उसको मिलता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभी भी चालू है, नियरली 4 years हैव पास्ड एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो बेनिफिट है वो सेंट्रल पार्टी को ज्यादा मिलता है जो पावर में पार्टी रहती है, और एनोनिमिटी काफी ज्यादा रहती है इन फंड्स में। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है इसको रोकने के लिए, क्या करना चाहिए, कैसे इसको स्टॉप होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग है वो सही फंडिंग नहीं है ना। तो ये अनइवन ग्राउंड क्रिएट करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने देता है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट इज द न्यूज़, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने या जो जुडिशरी उसने इसको टेकअप नहीं किया है। तीसरा जो ऑथर ने इशू उठाया है वो सीबीआई को लेकर के उठाया है। ऑथर का ये कहना है कि सीबीआई जो है ना ही स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि अगर आप उसका ओवरऑल देखें तो अभी एक ऐसी बॉडी है जो कि ना ही स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि एक बॉडी है जो कि एक तरीके से इलीगल है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। ऑथर का ये कहना है कि ये बॉडी को आप या तो स्टैट्यूटरी करो, अदरवाइज किस तरीके से किस बेसिस पे देख रही है केसेस को एंड ऑल। तो 2013 में ऑलरेडी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक्चुअली ये सवाल पूछा हुआ था। 2013 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये चीज रेज किया था। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज एंड इस मैटर को में भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने स्टे लगा दिया था गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिसीजन पे। तो दैट इज द थिंग। तो चौथा जो पॉइंट ऑथर ने उठाया वो है सेक्शन 43D5 जो कि आपका यूएपीए का है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके कारण जो बेल है वो नहीं मिल पाती है टू द विक्टिम्स ऑफ द यूएपीए, है ना। याद रखिएगा यूएपीए एक्ट जिनके ऊपर लगता है 43D5 के अंतर्गत उनको बेल नहीं मिल पाती है ना। सो ऑथर ने ये भी सवाल उठाया है कि भैया इसके बारे में कब डिसीजन लेगी कि सुप्रीम कोर्ट, या कई बार हमने देखा है कि बेल नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो पूरा का पूरा ओनस है वो प्रूफ करना पड़ता है कि वो व्यक्ति गिल्टी नहीं है ना। अदरवाइज क्या होता है, लॉ, नॉर्मल लॉ क्या बोलता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट यूएपीए में सेक्शन 43D5 के अंतर्गत क्या हो जाता है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, है ना। तो दैट इज द बिग पिक्चर। यहाँ पे ऑथर ने ये सारे इश्यूज हाईलाइट किए हैं। दूसरी जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग द इंडिया एंड रशिया। ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया और रशिया ने दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, है ना। एंड इंडिया और रशिया की कॉमरेडरी जो है अभी भी मेंटेन्ड है, जबकि कितना बीच में लग रहा था कि इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी जो 2+2 डायलॉग हुआ प्लस इसके पहले जितने भी हमने पैक्ट्स किए हैं रशिया के साथ, चाहे वो S-400 को लेकर के हो जिसमें काटसा का खतरा था, फिर भी हमने रशिया के साथ वो मूव अहेड किए। फिर इसके बाद अभी हमने AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनके रिगार्डिंग हमने एग्रीमेंट किया है। 2+2 डायलॉग ऑलरेडी हो ही रहा है, आप सबको पता है 2+2 डायलॉग हो रहा है विद रशिया, है ना। व्लादिमीर पुतिन जी के साथ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कई काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप रखते हैं, मिल चुके हैं, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। ऑथर ने कहा है कि काफ़ी कन्वर्जेंस है, जो रशिया और इंडिया है काफ़ी कन्वर्जेंस है, और बहुत सारे रशिया जो रहा है वो की एंड प्रिंसिपल सप्लायर रहा है इंडिया के आर्म्स का। और अगर अपन देखें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लगभग 60% ऑफ द वेपनरी इज फ्रॉम रशिया, है ना। तो ये बहुत ही छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चाहे वो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट हो सुखोई, चाहे T-90 टैंक्स हो, चाहे तलवार एंड क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट हो, यहाँ तक कि जो हमारा ये अपना ब्रह्मोस है, अगर आप देखें तो ब्रह्मोस भी इंडिया और रशिया का ही जॉइंट इनिशिएटिव है। तो ब्रह्मोस मिसाइल्स आर आल्सो द जॉइंट इनिशिएटिव इंडिया एंड रशिया ओनली। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडिया और रशिया के बीच में सिमिलैरिटी है और कितना ज़्यादा हम कोलैबोरेट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इशू, बहुत सारी, जैसे SCO का भी मेंबर है इंडिया, SCO में रशिया भी मेंबर आता है, आप सबको ये भी पता होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग्स में भी हम रशिया के साथ हैं। दूसरा, रशिया जो है
वहाँ उसने कई जगह, उसके साथ हमारा बायलेटरल ट्रेड भी काफ़ी अच्छा है। बायलेटरल ट्रेड और ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन स्टिल इट इज़ ऑफ गुड नंबर्स, है ना, तो और ज़्यादा रखता है। तो ऑथर ने और ज़्यादा सेक्टर्स बताए, जैसे कि मेडिकल सेक्टर है, फार्मेसी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, मिनरल मेटलर्जी है, एग्रो इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे हम और रशिया कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने सजेस्ट किया कि भैया हमको डिफेंस के अलावा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे देखने चाहिए एजेंडा, प्लस कुछ ग्रुपिंग्स को देखना चाहिए, जैसे साउथ ईस्ट एशिया पे हो गया या सेंट्रल एशिया पे हो गया। तो हमको ग्रुप बना करके फोकस करना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया के रिगार्डिंग, सेंट्रल एशिया के रिगार्डिंग, ये ऑथर ने सजेस्ट किया है। साथ ही पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की है, काफ़ी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को दोनों कंट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। एंड बुद्धिज्म के लिए उन्होंने कहा कि बोथ कंट्रीज कैन सी द एरिया ऑफ बुद्धिज्म विच कैन एक्सपैंड देयर इंटरेक्शन, नॉट ओनली इंटरेक्शन बट ऑल्सो पीस एंड सस्टेनेबिलिटी इन दिस टर्बुलेंट वर्ल्ड, ये भी ला सकता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म का आइडिया दिया है। हाउ टू टैकल मैल न्यूट्रिशन, अब किस तरीके से मैल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर आपको मैल न्यूट्रिशन को टैकल करना है, जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया कि जो मैल न्यूट्रिशन है, यानी कि स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। अंडर 5 में अगर हम देखें, चिल्ड्रंस आर स्टंटेड 35.5%, एंड अगर हम वेस्टिंग देखें तो 19.3% अभी भी चिल्ड्रन वेस्टेड हैं। इसके अलावा अनीमिया के जो केसेस हैं अमंग द एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स एज्ड 15 to 49 दे हैव वर्सेंड, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टंटिंग के इतने हैं, वेस्टिंग के इतने हैं, एंड 15 to 49 के बीच में जो अनीमिक केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, दे हैव इंक्रीज। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स। सबसे पहले ऑथर ने देखो ये कहा है कि भैया माल न्यूट्रिशन के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले 6 महीने जो है ना, तो दैट शुड बी ब्रेस्ट फेड ओनली। तो ये एक चीज़ है जो कि आप मेक श्योर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ऑथर ने जो कही कि क्या क्या और देखना है, तो आशा वर्कर्स एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो है, दे मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल फर्स्ट 6 मंथ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आशा और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स की रहनी चाहिए कि वो पहले 6 महीने ये मेक श्योर करे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। दूसरा इन्होंने कहा कि बेसिकली आपको ये देखना है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड है वो आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों लोगों के होम राशन में सप्लाई हो रहा है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड लोगों को सप्लाई हो रहा है, मदर्स को, चिल्ड्रंस को, स्पेशली जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, इन सब की ऐसी मदर्स हैं उनको मिल रहा है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि ये भी देखना है कि आंगनवाड़ी को जो ड्राई राशन जाता है मिड डे मील्स के लिए वो पहुँच रहा है ना, आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही वो राशन पहुँच रहा है। देन उनको ये देखना है कि एक ऑडिट और मॉनिटरिंग ये भी होनी चाहिए कि जो खाना बन रहा है मिड डे मील्स के लिए या आंगनवाड़ी सेंटर्स में हॉट कुक्ड मील हो और वो डाइवर्सिफाइड मील हो, मतलब ऐसा ना हो कि केवल एक ही एक चीज़ बना दे, एक्चुअली इसमें डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स जो भी एसेंशियल है वो सारे होने चाहिए। सो दैट इज़ अनदर सजेशन विच द ऑथर हैज़ गिवन। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि देखो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब लोगों के घर का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे, इसलिए मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेक श्योर करो कि वेजेस उनको मिलते रहे, ताकि एटलीस्ट वो जो भी बेसिक खर्चा आता है वो अपना लगा सकें और डाइवर्सिफाई कर सकें, ठीक है ना। तो इसके भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। देन इसके अलावा उन्होंने कहा कि भैया एक नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो था जिसको कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग भी हमको करनी चाहिए, और उसके लिए अगर हमको बॉडी को दोबारा रिवाइव करना हो तो हम कर सकते हैं उसको नए वो दे करके, ठीक है। और पीडीएस का मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि क्योंकि हंगर मिटिगेशन मैकेनिज्म है पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एक हंगर मिटिगेटिंग मैकेनिज्म है, इसलिए हमको ज़रूरी है कि पीडीएस सिस्टम सही से काम करे। एंड पीडीएस जो है ऐसा काम करेगा जो अच्छी वैरायटी का जो फूड है वही दे, है ना। एंड पोषण अभियान हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, उनको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द सजेशंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय द ऑथर टू सॉल्व द इशू ऑफ द malnutrition। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अफ्स्पा, अब आप सबको पता है कि नागालैंड में कल क्या हुआ, मैंने आपको बताया था। एंड देयर वाज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन आर्मी ने मिसफायर, मतलब मिसफायर तो दूसरी चीज़ होती है, लेकिन मतलब मिस इंटेल के कारण जो फायरिंग की उसमें कई जो सिविलियंस थे दे लॉस्ट देयर लाइफ। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू शुड बी कॉशियस व्हेन यूजिंग फोर्स, है ना, आपको कॉशन के साथ फोर्स का यूज़ करना है, एंड यू हैव टू यूज़ फोर्स इन
कॉशन। दूसरा अफ्स्पा रीजन्स में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे पावर थोड़ा अनलिमिटेड पावर है आपके पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको इस तरीके से मिसयूज़ करें। तो एक्चुअली में नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1997 का। देयर वाज अ 1990 केस जजमेंट ये जिसमें कि नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अफ्स्पा के सेक्शन 4 के अंतर्गत जो फोर्स है दैट शुड बी डिप्लॉयड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था सेक्शन 4A के अंतर्गत कि आपको जो फोर्स यूज करना है वो केवल सर्टेन सर्कमस्टांसेस में यूज करना है, और जब भी आप फोर्स का यूज करेंगे देन द ऑफिसर ही विल गिव सफिशिएंट वार्निंग। पहले आपको 3 बार वार्निंग देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि आप फायरिंग करने वाले हैं। जब आप ड्यू वार्निंग दे लें और आपको पता है कि फोर्स के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि देखी जानी चाहिए कि कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं होना चाहिए अदर देन फायरिंग, तभी आपको फायरिंग वहाँ पे करनी है। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड इन द 1997 वर्डिक्ट। थोड़ा सा मैं अफ्स्पा के बारे में बता दूं, इसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, और ये अप्रूव किया गया था बाय द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट इन 1958, ठीक है ना। तो अफ्स्पा एक्ट कब आया था? 1958 में आया था, और इसमें स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं आर्म्ड फोर्सेस को, यानी कि मिलिट्री फोर्सेस को, एयर फोर्सेस को, और जो एनी अदर फोर्स ऑफ द यूनियन, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनको स्पेशल पावर्स रहती हैं फॉर कैरिंग आउट प्रोएक्टिव ऑपरेशंस अगेंस्ट द फोर्सेस एंड मतलब कि अगेंस्ट इंसर्जेंट्स इन अ हाईली हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। मतलब इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट इनके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं एंड प्रोएक्टिव ऑपरेशंस ये कर सकते हैं अफ्स्पा डिस्टर्ब्ड एरियाज में, ठीक है ना। डिस्टर्ब्ड एरियाज में अगर हम देखें तो फिलहाल अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे अफ्स्पा जहाँ भी लगा रहता है तो देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इन द एरिया। ये भी आपको याद रखना है कि ऐसे एरियाज में 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते। अभी इंटायर नागालैंड हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज हो गए, मणिपुर के कुछ एरियाज हो गए, एंड यहाँ इन जगहों पे जो है अफ्स्पा लगा हुआ है ना। सेक्शन 3 है अफ्स्पा का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी कैन डिक्लेयर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज डिस्टर्ब्ड एरिया। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, ही कैन डिक्लेयर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है ना। An area can be disturbed due to differences or disputes between members of different religious, racial, languages and social groups और caste और communities, ठीक है ना। तो इन कारणों से एक रीजन को हम डिस्टर्ब कह सकते हैं। फिर सेक्शन 4 है, वो आर्मी को पावर देता है टू सर्च अ प्रेमाइज, टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट, to use force even to the extent of causing death, destroy arms, ammunition dumps, fortification and to search and seize any vehicle। ये सारी पावर सेक्शन 4 के अंतर्गत है। सेक्शन 6 stipulates that arrested person and the seized property are to be made over to the police with the least possible delay। सेक्शन 6 कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है एंड सीज्ड प्रॉपर्टी है वो पुलिस को दी जाए। एंड सेक्शन 7 ऑफर्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स एक्टिंग इन गुड फेथ। तो सेक्शन 7 जो है वो प्रोटेक्शन देता है फॉर पर्सन्स हु आर एक्टिंग इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द प्रोसिक्यूशन इज परमिटेड ओनली आफ्टर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बाद ही प्रोसिक्यूशन इस केस में होता है ना। तो ये कुछ पावर्स हैं जो अफ्स्पा के अंतर्गत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीजेडी ने कहा है कि पैका विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दो। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि काफ़ी इशू चलता है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करवाने के लिए, है ना। दैट इज अ थिंग। अगली जो न्यूज़ है वो है एफॉरेस्टेशन फंड रिलीज टू द स्टेट्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैंपा की, ठीक है ना। तो कैंपा क्या है मैं आपको बता दूं। कैंपा है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ये है एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंपा, जिसको हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2001 में कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जिसको CAF कहते हैं, और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको कैंपा बोलते हैं, 2001 में कहा था। 2006 में एडहॉक कैंपा एस्टेब्लिश किया गया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड।
ठीक है ना। कैंपा को स्टैब्लिश किया गया एज अ एडहॉक एंटिटी इन 2006 फॉर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट। फिर कैंपा एक्ट जो है वो लाया गया। कैंपा एक्ट इज बेसिकली टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगर फॉरेस्ट लैंड का लॉस होता है, मान लो कब सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई लैंड लिया, अब वहां से फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा है, तो फॉरेस्ट को मतलब गवर्नमेंट को या उसको उतना ही लैंड किसी दूसरी जगह पे निकालना पड़ेगा फॉर एज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए उतना ही लैंड या उतना ही एरिया आपको निकालना पड़ेगा किसी दूसरी जगह पे, ठीक है ना। एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड भी बनाया गया है अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इसमें पेमेंट कहाँ से मतलब किस चीज़ के लिए आती है, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए आती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट के लिए आती है, एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स आती हैं, कुछ और जो फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए आती है, ठीक है ना। नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दिस फंड्स एंड स्टेट फंड्स विल रिसीव रिमेनिंग 90%। तो जो नेशनल लेवल पे फंड बना है एफॉरेस्टेशन का, उसको 10% मिलता है और बाकी का जो 90% है वो स्टेट फंड्स में चला जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज है कि जो कंपनी है अगर वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रही है, इफ अ कंपनी इज डाइवर्टिंग अ फॉरेस्ट लैंड, अगर एक कंपनी है फॉरेस्ट लैंड को यूज कर रही है तो उसको उतना ही अल्टरनेटिव लैंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए कहीं और लेना पड़ेगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड द कंपनी शुड पे to plant new trees to the alternative land provided by the state, provided to the state, ठीक है ना। तो that is the thing which is important। compensatory afforestation fund की बात करें तो it was passed by the center in 2016 and verified in 2018। तो ये आपको याद रखना है। CAF Act was enacted to manage the funds collected for compensatory afforestation। तो ये आप याद रख सकते हैं, एंड इसको कैंपा के थ्रू मैनेज किया जाता है। आगे देखते हैं ओलफ स्कोल्स टू टेक चार्ज ऑफ द जर्मनी एज मर्कल एरा एंड। तो जर्मन पार्लियामेंट हैज ऑफिशियली इलेक्टेड ओलफ स्कोल्स on Wednesday as country's next chancellor, bringing the curtain down on Angela Merkel's 16-year reign and ushering in a new political era with the center left in charge। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑंग सैन सूकी को 4 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया है। तो नोबेल लॉरिएट ऑंग सैन सूकी हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू प्रिजन फॉर 4 years बाय द मिलिट्री जंटा, है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक्स इन इंडियन एयरपोर्ट्स। अब 4 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के जिनको सेलेक्ट किया गया है। ऐसा सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं VK सिंह जी, उन्होंने कहा है कि 4 एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी चूजन फॉर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो पैसेंजर्स हैं उनको ना बोर्डिंग पास की ज़रूरत पड़ेगी, ना टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ की। एक ऐप लेकर के उनको पहले तो अपने बायोमेट्रिक्स दे देने हैं, और उसके बाद ये जब एयरपोर्ट पर आएंगे तो वो चीज़ चेक हो जाएगी, वेरीफाई कर ली जाएगी। अब ये एक्चुअली में डिजी यात्रा स्कीम है। डिजी यात्रा स्कीम बेसिकली द इनिशिएटिव इज टू मेक एयर ट्रेवल पेपरलेस एंड हैजल फ्री इन द कंट्री। तो एयर ट्रेवल को पेपरलेस और हैजल फ्री करने के लिए डिजी यात्रा स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। This is to simplify the passenger related processes as various checkpoints at the airports by using FRT based biometric scanning। तो FRT यानी कि facial recognition technology based biometric scanning का यूज़ करके बेसिकली ये चीज़ करना है। डिजी यात्रा स्कीम के अंतर्गत वो चीज़ की जाएगी। एंड वंस implemented, air travelers who choose to use the services won't have to show their tickets, boarding pass और physical identity cards। कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ वेरीफाइड रहेंगे उसके थ्रू, आपके रेटिनल स्कैन के थ्रू, आपके आइरिस स्कैन के थ्रू, ये सारी चीज़ें। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके के डेटा की बात आती है तो जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है प्राइवेसी का और डेटा की सिक्योरिटी सेफ्टी का, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेसी का इशू बहुत ज़्यादा है और डेटा की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी इशू बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। व्हाट अबाउट डेटा प्राइवेसी, व्हाट अबाउट दैट एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड इसमें क्या रहेगा, कॉमन डिजी यात्रा आईडी प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे पैसेंजर्स इनरोल करेंगे और अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे, अपने डेटा को ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो जो पैसेंजर्स कंसेंट दे रहे हैं अपने डेटा के लिए, उनका फिर एयरपोर्ट में आप जाने के बाद देखेंगे कि वो सेल्फ वेरीफाइड रहेंगे। इसके अलावा ऑथर ने एक और इशू उठाया कि भैया जो लोग मान लो ऑप्ट नहीं करते हैं डिजी यात्रा सर्विस को या इस तरीके की फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस को, तो क्या गारंटी है कि उनका डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा, या जब वो इंटर करेंगे तो बाहर का कैमरा उनके डेटा को स्टोर नहीं करेगा।
है ना। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट इज देयर। वैसे तो यहाँ पे बोला गया कि डेटा 24 घंटे तक ही रहेगा, मतलब आपके जर्नी करने के 24 घंटे तक ही डेटा रहेगा, उसके बाद वो रिमूव कर दिया जाएगा। बट व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट, है ना। यहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी गारंटी तो है नहीं कि ऐसा होगा। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर स्टिल चैलेंजिंग, एंड देखना है कि ये किस तरीके से ये चैलेंजेस दूर होते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।